हेलो बच्चों, वेलकम। अभी हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे लेसन नंबर 2 का। लेसन नंबर 2 आपका वर्क एंड एनर्जी का क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स बहुत क्लियरली बुक में दिए गए हैं, आंसर्स क्लियरली बुक में दिए गए हैं, वो आपको मैं पेज नंबर के थ्रू बताऊँगी। जो नहीं बताए गए हैं उसको मैं आपको मेरे पास नोट्स बनाए हैं, वो मैं उससे आपको दिखा देती हूँ। नाउ एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसके आंसर आपको पेज नंबर 22 एंड 24 में मिल जाएगा। बहुत क्लियरली बताया गया है, दोनों का डेफिनेशन लिखिए। और बहुत ही सिंपल है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जब ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है उसमें जो एनर्जी रहती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। और जिस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट नहीं है, मोशन नहीं है, वेलोसिटी ज़ीरो है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहती है। ओके, तो उसको आप दोनों डेफिनेशन दिखा के आपको समझाना है। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v। पेज 23 में आपके पास आपको ये जो है ना, ये आपको करके दिखाना है। ओके, ये है आपको डिराइव करके दिखाना है। ओके, तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा आंसर। फिर प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट on reaching the ground is nothing but the transformation of its initial potential energy। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 26 में मिल जाएगा, जहाँ पर हमने पिछले वाले वीडियो में अच्छे से डिटेल में पढ़ा था कि कैसे ऑब्जेक्ट अलग अलग हाइट्स में जब पहुँचता है तो कैसे उसका टोटल एनर्जी सेम रहता है, और जब वो ऊपर से नीचे पहुँच जाता है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी रहता है, काइनेटिक एनर्जी। आपको ये पूरा आपको करके दिखाना पड़ेगा, तीनों पार्ट्स। ओके, तो आपके पास क्लियरली आंसर है। ओके, नाउ डी, determine the amount of work done when an object is displaced at an angle of 30 degree with respect to the direction of the applied force। Okay, तो इस केस में आपको पता है वर्क का फॉर्मूला F इंटू एस है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक और फॉर्मूला है कि नहीं? एफ एस कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा एस। यहाँ पर क्यों ये यूज किया गया? क्योंकि ये एट एन एंगल है। ठीक है, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स अगर इस एंगल में है और डिस्प्लेसमेंट इस एंगल में हो रहा है, अगर इसके बीच में कुछ एंगल है तो दैट एंगल यू हैव टू यूज। तो यहाँ 30 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री इज √3/2। हाँ, आपके पास और कोई डेटा नहीं है, तो आपको सिर्फ इस फॉर्मूला में थीटा का वैल्यू डालना है √3/2 और आपको एफ एस √3/2 मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज जीरो मोमेंटम डज इट हैव काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्लेन योर आंसर। जब एक ऑब्जेक्ट में मोमेंटम नहीं है, उसका मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी इज जीरो। सो no, it does not have kinetic energy. Kinetic energy is the energy which an object has because of its motion. Since momentum is zero, velocity is zero. तो v equal to 0, आप v इसको kinetic energy के फॉर्मूला में डालोगे तो you'll get it as 0. Why is the work done on an object moving with uniform circular motion 0? जैसे हम आपके टेक्स्ट बुक में सैटेलाइट का एग्जाम्पल दिया गया है, तो when an object is in circular motion, the force acting on the object is along the radius of the circle, है ना? Force is acting along the radius of the circle, and the displacement is along the tangent to the circle. Displacement इस तरफ को है, tangent, हर point में it is at a tangent। force इस तरफ है, it's at a tangent। force इस तरफ है, it's at a tangent। force इस तरफ है, this is as a tangent। so everywhere the angle is 90 degree, and cos 90 is 0, therefore work done is 0। ठीक है, तो आप ये आंसर लिख सकते हो। now choose one or more correct alternatives। आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। For work to be performed, energy must be transformed from one type to another, है ना? जब आप ट्रांसफॉर्म करोगे एनर्जी को तभी जाके वर्क होगा। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। ओके, विच ऑफ द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड in dragging a heavy object on a smooth horizontal surface have the same magnitude? तो ये स्मूथ है तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहेगा। ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं रहेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स और जो रिएक्शन फोर्स है they will have the same magnitude। okay, now power is a measure of, ये किसी ने गलत यहाँ पर एक मार्किंग करके रख दी है, ये वाली आंसर नहीं है। ओके, दिस इज द आंसर। पावर इज अ मेजर ऑफ द रैपिडिटी विथ विच वर्क इज डन। ठीक है, द रेट ऑफ वर्क, आपके फॉर्मूला है ना, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो इट इज द रेट ऑफ वर्क। द रैपिडिटी, कितने स्पीड से काम होता है, दैट इज द पावर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, while dragging or lifting an object, negative work is done by, negative work किससे होता है? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि आप जब ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हो तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लिफ्ट कर रहे हो, एंड दूसरा इज द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है,
नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रॉपर ऑल्टरनेटिव। आपको करेक्ट ऑप्शन चेक करना है और पूरा सेंटेंस साथ में लिखना। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज लीस्ट व्हेन यू आर स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड, क्योंकि आप ग्राउंड में फ्लैट लेटे हो या देर इज नो पोटेंशियल एनर्जी एकदम ही कम रहेगा। आप हाइट में रहोगे तो, आप चेयर में बैठे हो तो आप गिर जाओगे, तो देर इज मोर पोटेंशियल एनर्जी। द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड रिमेन्स अनचेंज्ड। ये आपको पेज नंबर 26 में मिल जाएगा। दिस इज नॉट द आंसर। पेज नंबर 26 में आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज। अगर आपने ये लेसन नहीं किया है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर में आए हो, तो इट इज़ कंप्लीट वेस्ट। प्लीज़ गो एंड स्टडी। ऐसे आप मत सोचिए क्वेश्चन आंसर्स लेके मैं रट के कर लूँगा तो हो जाएगा। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स। मैंने बहुत सिंपली समझाने की कोशिश की है, 3 पार्ट्स में की है ताकि आपको मैं और डिटेल में समझा पाऊँ। प्लीज़ ये सब पढ़िए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाओगे ये कंसेप्ट आगे यूज़ होंगे। अगर आपको एक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। रटो मत प्लीज़, ताकि प्रीवियस वाले पार्ट्स भी कर लो और फिर क्वेश्चन आंसर्स करो। इफ़ वी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार मूविंग ऑन अ फ्लैट सरफेस टू 4 times its ओरिजिनल स्पीड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट चेंज। पेज 24 में इसका एक्सप्लेनेशन है। द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, W इज इक्वल टू F इंटू एस, W F S कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स में डिपेंड करता है, एंगल में भी डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ स्टडी द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ एक एक्टिविटी आपको दिखाई गई है, ये आपको डिस्कस करके आंसर करना है। तो आपको यहाँ देखिए, एक तो है टेक 2 एल्यूमिनियम चैनल्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। 2 अलग लेंथ के चैनल लेने के लिए कहा गया। प्लेस द लोअर एंड्स ऑफ द चैनल्स ऑन द फ्लोर एंड होल्ड देयर अपर एंड्स एट द सेम हाइट। तो उसका जो ऊपर का हाइट आप दोनों को साथ में पकड़ोगे तो आपको यहाँ पर एक गैप दिखेगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट हाइट के है ना, तो एक नीचे टच करेगा, एक नीचे नहीं टच करेगा। नाउ टेक 2 balls of same size and weight and release them from the top end of the channel. They will roll down and cover the same distance. तो इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जब आप ये बॉल, जो 2 बॉल इधर हैं, इन दोनों का आपने सेम हाइट से रिलीज किया इस चैनल्स के थ्रू, जो चैनल्स का हाइट अलग है, तो वो दोनों जमीन को सेम टाइम में पहुंच के उतना ही डिस्टेंस कवर करेंगे। ये दोनों डी विल बी सेम। ये लेंथ अलग है, मास सेम है बॉल का, साइज और मास, और डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड इज ऑल्सो द सेम। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एट द मोमेंट ऑफ रिलीजिंग द बॉल्स विच एनर्जी डू द बॉल्स हैव। जब बॉल्स को जब ऊपर हैं वो दोनों, हाँ, तब उनमें क्या एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, एज द बॉल्स रोल डाउन विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू विच अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे वो नीचे रोल होने लगे दोनों बॉल्स, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, why do the balls cover the same distance on rolling down? Because potential energy is same in both balls and they are released from the same height. क्यों पोटेंशियल एनर्जी दोनों बॉल्स में सेम क्यों है? क्योंकि दोनों का साइज और वेट भी सेम है, इसलिए both balls when they are released from the same height, potential energy is the same in both of them. Therefore on reaching the bottom they will have the same kinetic energy. इनमें सेम पोटेंशियल एनर्जी, तो वो नीचे पहुंचेंगे उसी हाइट में, they will have the same kinetic energy. This will result in same velocity once they reach the floor and they will cover the same distance. Now fourth, what is the form of the eventual total energy of the balls? लास्ट में क्या एनर्जी होती है उसमें? काइनेटिक एनर्जी। फिर विच लॉ रिलेटेड टू एनर्जी डज द अबव एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट? कौन सा लॉ बताता है ये हमें? हमने जो पढ़ा था लास्ट पार्ट में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वो क्या स्टेट करता है? दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। Total mechanical energy at the top of the channels is in the form of potential energy. As they roll down, the potential energy is converted to kinetic energy. When the ball reaches the bottom, the total mechanical energy now is in the form of kinetic energy. So potential energy gets converted to kinetic energy, है ना? Law of conservation of energy. ठीक है? Now question number 5, आपके problems है. An electric pump has 2 kilowatt power. ठीक है, हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट एवरी मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। पावर कितना है? 2000 किलोवाट, यानी कि 2000 वाट, क्योंकि हम वॉट आवर में दे रहे हैं। टाइम इक्वल टू 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड्स। हाइट इज एट 10 मीटर। पावर इक्वल टू वॉट अपॉन वर्क अपॉन टाइम, यानी कि वर्क डन विल बी हाउ मच? पावर इनटू टाइम। पावर आपको पता है, टाइम भी पता है आपको, तो 2000 इंटू 60, 120,000 जूल्स। अभी पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh। आपके पास सब डिटेल्स है, अभी आपको सिर्फ भरना है। मास 9.8 इंटू मास आपको पता करना है कितना आप लिफ्ट कर सकते हो। हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट, तो मास आपको पता करना है
तो जी 9.8 है, हाइट 10 है एंड आपके पास 120,000 पावर का है फॉर्मूला। तो क्या मिलेगा आपको, मास इक्वल टू 1224.5 kgs। ओके, इतना वाटर वो लिफ्ट कर पाएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, इफ ए 1200 watt इलेक्ट्रिक आयन इज यूज डेली फॉर 30 minutes, हाउ मच टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। डेली 30 मिनट के लिए इलेक्ट्रिक आयन यूज हो रहा है और कितना 1200 वाट यूज हो रहा है डेली 30 मिनट के लिए। अप्रैल में कितने दिन रहते हैं, 30 दिन। तो वर्क का फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम। तो अप्रैल मंथ के लिए कितना हो रहा है, 1200 पावर है, डेली यूज हो रहा है 30 दिन के लिए, और ये 1800 सेकेंड्स मैंने निकाले हैं। 30 मिनट्स कन्वर्टेड इनटू सेकेंड्स, 30 इंटू 60 इज 1800 सेकेंड्स। तो 30 डेज इंटू 1800 सेकेंड्स पर डे, ठीक है। तो कितना होता है 64.8 इंटू 10 to the power 6 जूल। अभी आपको पता है 1 यूनिट इज 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। तो आपको यूनिट्स में आंसर करना है, तो आप उसको वर्क को इससे डिवाइड कर दोगे। 64.8 इंटू 10 to the power 6 अपॉन 3.6 इंटू 10 to the power 6, तो आपको आंसर मिलेगा 18 units. You are converting this into units. Okay, now the energy of a ball falling from a height of 10 meters is reduced by 40%. How high will it rebound? ठीक है, एक बॉल जब यहाँ से नीचे गिर रही है तो उसका एनर्जी 40%, जब वो नीचे पहुंचा तो 40% कम हो गया, और वो तो कम होने के बाद वो कितना ऊपर तक जाएगी वो हमें पता करना है। तो आपका हाइट है 10 मीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी एट 10 मीटर्स विल बी PE इक्वल टू mgh। कितना है वो, हमारे पास हाइट है 10 mg। हाँ, हमको मास नहीं पता और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमें पता है, लेकिन फिलहाल हम 10 mg लिखेंगे इसको हाइट डाल के। ओके, तो बॉल रिबाउंड्स टू अ हाइट h आफ्टर पोटेंशियल एनर्जी इज रिड्यूस्ड बाय 40%। तो 40% एनर्जी रिड्यूस होने के बाद वो थोड़े हाइट तक ऊपर बाउंस होता है ना। तो इसका मतलब है कि द बॉल स्टिल हैज 60% एनर्जी लेफ्ट ऑफ दैट एट 10 मीटर हाइट। जो उसको 10 मीटर हाइट में जितना एनर्जी था, अभी 60% ही बाकी है। ठीक है, तो हम कैसे उसको, एनर्जी इज इक्वल टू 60% ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप, तो 60 अपॉन 100 इंटू mgh। तो आपको मिलेगा, सब कैंसिल करने के बाद 6 mg मिलेगा। अभी आप उसको ये फॉर्मूला के साथ मैच कर लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh इज इक्वल टू 6 mg बचा है ना। तो आप कैंसिल करोगे तो हाइट आपको मिलेगा 6 मीटर। ओके, अभी velocity of a car increases from 54 km per hour to 72 km per hour. How much is the work done if the mass of the car is 1500 kg? आपके पास यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी 54 km पर आवर है, इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको 15 मीटर पर सेकंड मिलता है। फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आफ्टर कन्वर्जन। ठीक है, मीटर्स मिनट्स इंटू सेकेंड्स, क्योंकि आपका आवर दिया हुआ है, 1 आवर है 60 मिनट्स एंड 1 मिनट है 60 सेकेंड्स। ओके, तो आपको कन्वर्जन करेक्टली करना है। मास दिया है 1500 kg। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी के बीच में जो डिफरेंस है आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1,31,250 जूल्स। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन है, Ravi applied a force of 10 Newton and moved a book 30 centimeter in the direction of the force. How much was the work done by Ravi? आपको यहाँ पर कीवर्ड देखना है, in the direction of the force, यानी कि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पर आप डायरेक्टली W इज इक्वल टू F इंटू एस फॉर्मूला यूज कर सकते हो। FS cos थीटा यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, याद रखिए इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है। ठीक है, तो यू कैन डायरेक्टली यूज W इज इक्वल टू F इंटू एस, यानी कि आपको आंसर मिलेगा 3 जूल्स। यहाँ पर कन्वर्ट किया है 30 सेंटीमीटर को मीटर में, क्योंकि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर में है, तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है एंड यू विल गेट दी आंसर। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये सेकेंड लेसन खत्म होता है। जल्दी ही मैं आपको थर्ड लेसन बना के एक एक करके पार्ट्स में अपलोड करूँगी। आपका नेक्स्ट लेसन है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन। अच्छे से पढ़िए, कंसेप्ट समझ जाइए, आपको बहुत ईजी हो जाएगा आंसर करने के लिए। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।